नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और एक बार फिर नमस्कार और जय हिंद। प्रदीप जी, आदित्य ठाकरे अयोध्या में, आदित्य ठाकरे राम मंदिर की आरती में शरीक होते हुए, क्या बात है सर। और साथ में शिवसेना के कई नेता। सब लोगों के दिमाग में, सब लोगों के जहन में एक बात है, एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, एक सवाल उठ रहा है। शिवसेना का अयोध्या से क्या संबंध है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए, एक इंसिडेंट हुआ। आदित्य ठाकरे जी गाड़ी में थे मुख्यमंत्री जी के, और एसपी जी कमांडोज ने कहा कि भाई आपका नाम नहीं है, आप गाड़ी से बाहर आइए। और आज आदित्य ठाकरे जी अयोध्या में हैं, राम मंदिर में हैं, सारी दुनिया को ये जताने के लिए कि बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया, या उस ढांचे को जब तोड़ा गया, जैसा कि वो बोलते हैं, तो श्रेय शिव सैनिकों ने लिया, अपनी छाती पर लिया, बहादुरी के साथ लिया, भागे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि संदेश है। लेकिन एक बात जरा थोड़ी अजीब लग रही है। इसके पहले राज ठाकरे जी ने कहा था कि वो जाएंगे अयोध्या, नहीं जा पाए। किस कारण नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए, वो अलग अलग बात है। लेकिन आदित्य ठाकरे जी वहां पहुंचे और आदित्य ठाकरे जी का स्वागत हुआ। आदित्य ठाकरे जी को पूरा प्रोटोकॉल मिला। यूपी सरकार ने उनको वो इज्जत और सम्मान दिया जो कि एक बहुत बड़े नेता को दिया जाना चाहिए। तो यहां पर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है प्रदीप जी। आखिरकार ये हो क्या रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में ये कहते हुए नहीं थकते कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन हो रहा था तब वो बतौर कार्यकर्ता के रूप में उसमें आंदोलित थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने देवेंद्र फडणवीस जी का मजाक उड़ाया और उनको याद दिलाया जब बाबरी ढांचा नीचे आया, तब भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माफ कीजिएगा, सुंदर सिंह भंडारी साहब ने यह कहा कि वो बीजेपी के लोग नहीं थे, शिव सैनिक हो सकते हैं। तो बाला साहब ठाकरे ने यह कहा कि अगर वो शिव सैनिक थे तो मुझे गर्व है कि वो शिव सैनिक थे, अगर वो थे। और आज आदित्य ठाकरे जी अयोध्या में हैं और उनके साथ एक नाथ शिंदे साहब भी हैं, अलग अलग मंत्री भी हैं। मतलब शिवसेना सबके सामने यह बात कहना चाहती है, याद रखें, शिवसेना सबके सामने यह जग जाहिर करना चाहती है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना का सबसे बड़ा हाथ है। और हिंदुत्व के असली कर्ता धर्ता, हिंदुत्व के असली कर्ता, हिंदुत्व के असली प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शिव सैनिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। तो प्रदीप जी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, दो सेक्युलर पार्टीज के साथ, और शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी, बड़ी असमंजस की स्थिति है। There's total confusion. अभी जिस प्रकार से शिवसेना अयोध्या वाले इशू उठाकर बार बार, इससे पहले संजय राउत गया, अभी आदित्य ठाकरे वहां पर जाना, एंड यू सेड द फैंटास्टिक रिस्पॉन्स दैट इज गेटिंग फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट, टोटल कॉपरेशन जिस प्रकार से है और लोगों के साथ है, इट इज सेंडिंग कंफ्यूजिंग सिग्नल्स इन द कमिंग बीएमसी इलेक्शंस, बिकॉज यहाँ के 20% मुसलमान वोट who wanted to vote against the BJP for the शिवसेना, 20% मुसलमान वोट जो बीएमसी इलेक्शंस में मुंबई के है, बहुत बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 20% एक साथ अगर शिवसेना को पड़ जाता तो शिवसेना, एज वी वर टॉकिंग लास्ट, बहुत सारे पहले हम लोग बहुत दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, अलॉन्ग विद शिवसेना's एग्जिस्टिंग वोट पैटर्न, अगर ये 20% मुसलमान के वोट भी अगर उनके साथ जुड़ जाते तो दे वर वन साइड स्वीप, सिंपल अपने आप में मेजॉरिटी लेके बीएमसी में शिवसेना अपना झंडा गाड़ देता। मगर आफ्टर दिस अयोध्या इश्यू जिस प्रकार से हाईलाइट हो रहा आज पूरे दिन,
आदित्य ठाकरे जाना और उसके बाद पूरे शिव सैनिक वहां पर चले जाना, अयोध्या में हिंदुत्व का एजेंडा चलाना, हिंदुत्ववादी संगठन है नंबर 1 वो दिखा देना, ये मुसलमान वोट जितने हैं 20% वोट बैंक, वो डगमगा जाएगा। जी। वो किस तरफ, वो बोले कि हमारे ओवैसी बेटर है, एमआईएम ही बेटर है, या कि कांग्रेस। या कांग्रेस अभी एक ऑल्टरनेटिव बनेगा आफ्टर दिस राहुल गांधी एपिसोड, शायद बन सकता है, बिकॉज हिंदुत्व वाली वोट में लड़ाई है बीजेपी और शिवसेना के। I don't know why is Shivsena worried about, because if they have the 33% Marathi votes along with them, existing one, plus 20% मुसलमान वोट, एक साथ you got more than 50% वोट शेयर आपका ऐसे ही पड़ जाता है। तो ये जो मूव किया है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Probably they are fearing that the Raj Thakre factor will cut into the Marathi votes of theirs. That is the fear that is emanating. They want to show that हिंदुत्व, तो ये पूरे कंपटीशन जो 80% हिंदुत्व वाली वोट्स के लिए बीजेपी और शिवसेना के साथ जो झगड़ा चालू है, दैट इज अ बिग फैक्टर। नाउ यू से दैट मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ, यस, मिस्टर मोदी unknowingly or knowingly by putting Rahul Gandhi in trouble has really awoken the giant dinosaur that was lying to be. People were waiting, the कांग्रेस कार्यकर्ता ये रुके कि हमारे लीडरशिप कभी अवेक हो जाएगा। एंड जिस प्रकार से हैरेसमेंट चल रहा है 3 दिन से लगातार राहुल गांधी के, पूरे कांग्रेस, यहाँ के बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर्स मुंबई से लगातार दिल्ली जाकर दे आर स्टेशन देमसेल्व्स देयर, और पूरे देश से कांग्रेस के वर्कर्स दिल्ली में आके बैठे हुए प्रोटेस्ट। दे बिलीव दैट समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग माइट बी हैपनिंग, बट जिस प्रकार से रैली हो रहा है, दैट कुड रिवाइव द कांग्रेस एंड द मुस्लिम वोट्स कुड also find shelter in the Congress. Yes. Because पहले जो आप बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस का जो फॉर्मूला था ब्राह्मण, दलित और मुसलमान वोट, वापस वो फॉर्मूला जागृत हो जाएगा। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, विलिंगली, अनविलिंगली मिस्टर मोदी हैज अवेकेंड दिस डायनासोर। और अगर राहुल गांधी को कुछ होता है, यानी ईडी गोज एंड आस्क्स फॉर कस्टडी और समथिंग, देन आई थिंक पूरे देश भर में कांग्रेस के वर्कर्स रैली हो जाएंगे, और उसके बाद जो मुसलमान वोट है, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस वोट थे, यू फाइंड एवरीथिंग पोलराइज्ड अंडर द कांग्रेस अम्ब्रेला, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट शुड बी हैपनिंग। कांग्रेस वुड नेचुरली not have revived itself for 2024 had it not been for the ED notice. Yes. The same thing goes before the 2019 assembly elections. अगर शरद पवार को ED का नोटिस नहीं जाता और पूरे एनसीपी जिस प्रकार से रिजुविनेट हो गए थे, पूरे रिग्रुप हो गए थे, तो उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्री नहीं होते। आज मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो sometimes destiny has its own way of reviving things. Reviving, they saw the one-sided 2024 में जिस प्रकार से बीजेपी जा रहा है, बीजेपी का रथ जा रहा है, 2024 में कोई दिख ही नहीं रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी को हरा सकता है। But this particular act of getting Rahul Gandhi into the ED office consecutively for 3 days will revive the Congress fortunes and probably revive the country's fortunes, where देश एक तरफ जा रहा था with BJP polarizing 38% से 42%, and presidential elections की हम लोग बात कर रहे थे। अगर आपने जो सुझाव दिया था कि नॉर्थ ईस्ट से दलित वुमन को अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो और ट्राइबल बन जाता है, बैकवर्ड कास्ट दलित के, तो यू आर इंक्रीजिंग द वोट शेयर of the backward caste BJP towards the Dalit, and जो भी cementing BJP ने किया फॉर्मूला यूपी में, जैसे OBC पैटर्न, OBC को सेगमेंटाइज करके उनको एम्पावर करके बीजेपी सरकार में उनको मिनिस्ट्रियल देके, मिनिस्ट्री बर्ड्स देके उनको एम्पावर किया, एवरी सेगमेंट को तोड़कर यादव और जटाव को छोड़ के। बट जटाव ऑलरेडी मायावती तो प्रो ही दिख रहा है, उनको ऐसा लग नहीं रहा कि एंटी बीजेपी है, या बीजेपी हमेशा बीजेपी फॉर ही काम करती है। यूपी में अभी भी वही काम किया है। बट द मुस्लिम वोट्स विल प्रॉब्ली हैव शेल्टर इन द कांग्रेस इफ द कांग्रेस मैनेजेस टू रिवाइव इटसेल्फ, get everybody rallies under one particular umbrella, and this everything, every drawback or every setback is probably a quantum jump if they act really do it properly, align them properly with proper policies and the Congress think tank things together. But जिस प्रकार से वेणुगोपाल he fell tired and he fell down unconscious, he fell down आंदोलन से बहुत सारे सीनियर लीडर्स उतर गए। One good thing about this, ऑफिस छोड़ के बहुत सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स
मैदान में उतर गए, आंदोलन में शामिल हो गए, सड़क पर आ गए, एंड दे आर वर्किंग देम आउट. This is a trial, and this particular tribulations might, and give power within the Congress party and align themselves for 2024. So this is a good thing for the Congress to happen. But this is dependent on one thing, Pradeep ji. Yes, sir. वो शायद आपके माइंड से निकल गया. बिल्कुल. वो सिर्फ एक चीज पर निर्भर है. अगर मान लीजिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कल राहुल गांधी को नहीं बुलाता है तो एजिटेशन खत्म. Yes. उसके बाद कांग्रेस फिर सो जाएगी. Yes. फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाएगी. अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस फिर एक बार जागृत होती है, पुनर्जीवित होती है. जिस प्रकार कांग्रेस पुनर्जीवित हुई थी 1978 में. चौधरी चरण सिंह साहब गृह मंत्री थे उस वक्त, जनता पार्टी सरकार के. मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री थे. उन्होंने इंदिरा जी को गिरफ्तार किया. उन्होंने इंदिरा जी को गिरफ्तार किया और इंदिरा जी का एक बार फिर पुनर्जीवित हुई इंदिरा गांधी. कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ और उसके बाद 1980 में कांग्रेस वापस आई. जनता पार्टी का नामो निशान नहीं रहा, कांग्रेस वापस आई. अगर इसी प्रकार चलते रहे, जैसे कि आपने आज राहुल गांधी को बुलाया है और जब आप सोनिया गांधी जी को बुलाएंगे, 27 तारीख है प्रदीप जी, 27 जून को यह कहा जा रहा है कि सोनिया जी आएंगी ईडी के ऑफिस में. यहां पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं. देखिए साहब, ऐसा है, जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों ने, मुस्लिम वोट ने, लालू यादव जी हो गए, मुलायम सिंह यादव जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए और असदुद्दीन ओवैसी हो गए. ये नॉर्थ की बात कर रहा हूं मैं, साउथ की बात नहीं कर रहा हूं. सबको आजमा के देख लिया है. आप आज की तारीख में अगर पूरा पैटर्न देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अब क्लियर कट संदेश दे दिया है सबको कि मुस्लिम वोट की उनको आवश्यकता नहीं है. और जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था, चिन्हित प्रतिनिधित्व होता था एक, कि भाई आपको इतने फला मुसलमानों को आपको टिकट देना है, ये करना है, वो करना है, अब तो वो भी छोड़ दिया है. 27 जुलाई के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं होगा पार्लियामेंट में. एक भी नहीं होगा प्रदीप जी. इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सीधा संदेश गया है उत्तर प्रदेश में और बाकी हर जगह पे जहां जहां मुस्लिम वोट है कि हमें तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है. That's the message which has gone across everywhere. So where does the Muslim vote go? और यहां पर मुसलमानों को बड़े अकल से काम करना होगा. और मेरी समझ में, ये मेरी समझ है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत लोग मुझ पर हंसेंगे. मुझे अभी तक यह पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम वोट जो है, मुसलमानों का जो कंसोलिडेशन है, मुस्लिम्स का जो टोटल वोट है, जब तक कांग्रेस के लिए पड़ता रहेगा तब तक मुसलमान हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से सुरक्षित है. सीधे साधे तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि जब तक जो मुसलमान है हिंदुस्तान का वो कांग्रेस के साथ रहेगा तब तक मुसलमान सुरक्षित है. उसको असुरक्षता की जो भावना इस वक्त मुसलमानों में है कि भाई हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग बात है, वो अलग डिस्कशन है. एक पार्टी है जिसने कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ा, वो है कांग्रेस पार्टी. हो सकता है that there may have been a diversion during the time of नरसिम्हा राव. 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, लेकिन याद रखें, आप कांग्रेस के ऊपर इतना ज्यादा ब्लेम नहीं लगा सकते, लांछन आप नहीं लगा सकते. लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. कल्याण सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी. और कांग्रेस को भी अपना जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसको छोड़ना पड़ेगा. बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर पॉलिसी पे चलना पड़ेगा. इंदिरा जी की सेक्युलर पॉलिसी नहीं, पंडित नेहरू की सेक्युलर पॉलिसी. याद रख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह एक रूल बनाया था कि जब भी कोई स्टेट का फंक्शन होगा, जब भी कोई केंद्र सरकार का कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, वहां पर कोई पंडित, मौलवी, पादरी कोई नजर नहीं आएगा.
क्योंकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर धर्म का सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। वही पॉलिसी आपको दोबारा अख्तियार करनी पड़ेगी हिंदुस्तान में कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को एक बार फिर कमबैक करना है तो। आज अगर कांग्रेस यह तय कर ले कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, भले ही हमारी एक सीट बच जाए, लेकिन हम अपने उसूलों को नहीं छोड़ेंगे। प्रदीप जी, और ये मैं कितनी मर्तबा बोल चुका हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी 1984 में सिर्फ 2 सीट बच गई थी लोकसभा में, 2, ओनली 2 सीट्स, 2, सिर्फ 2 सीटें बची थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हिंदुत्व की पार्टी हैं, हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे। आज देखिए 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर कांग्रेस अडिग रहती अपने धर्मनिरपेक्ष प्रिंसिपल्स के ऊपर, आदर्शों के ऊपर अपने, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेक्युलर हैं, हम रिलीजन यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर नहीं जाएंगे, 2 कश्तियों में अपने पैर नहीं रखेंगे, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इनकी बनाई हुई नीतियों पर ही काम करेंगे, आज की तारीख में सूरत हाल अलग होती। कांग्रेस की कम से कम 100 से 150 सीटें होती। मानता हूं नरेंद्र मोदी जी की जो वेव थी उसको कोई हरा नहीं सकता था, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, लेकिन अगर आप धर्मनिरपेक्ष रहते, if you had remained true to your own principles, if you had remained true to your own secular credentials, you would have been in a far better position today than you are right now. Right now, your principles are a joke. आज क्योंकि राहुल गांधी को तलब किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, इसलिए आप जाग गए हैं। मैं दोबारा यह सवाल पूछता हूं, तब जब तथाकथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इतना एक्शन हो रहा था हर जगह पे, तथाकथित तौर पर मुसलमानों को पकड़ पकड़ के लॉकअप के अंदर पीटा जा रहा था, तब आप क्यों नहीं जागे? अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, कांग्रेस जाग सकती है, अपना पुराना जमीर जो है उसको जगा सकती है, एक बार फिर सारी दुनिया के सामने यह दिखा सकती है कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, यानी हम धर्मनिरपेक्ष संगठन हैं। और जो छोटे से छोटा तबका है, जो निर्बल से निर्बल तबका है, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया प्रदीप जी, भले ही राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए, सोनिया गांधी जी को छोड़ दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर आज कांग्रेस इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ती है और यह सारी दुनिया के सामने दिखा देती है कि जो निर्मम निर्बल व्यक्तित्व है हिंदुस्तान में, जो कमजोर तबका है हिंदुस्तान में, वो उसके साथ खड़े हैं, कांग्रेस को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है 2024 जा चुका हो, लेकिन 2029 में आपकी सरकार बनेगी। प्रदीप जी। Sir, if you see, जो regional parties है, they have actually taken away the Muslim votes away from the Congress. Yes. आप मुलायम सिंह थे, he started now, अखिलेश यादव यूपी में, लालू प्रसाद यादव बिहार में, then मायावती, so to some extent have taken the Muslim votes. Trinamool Congress, Mamata Banerjee has taken the vote from there, TRS has taken the votes, YSR has taken the votes. So the growth of regional parties have weaned away the Muslim votes away from the Congress. And all over pan-India 14% presence, and selective areas like Kolkata, Bengal, it goes from 15% to 30% votes. Like in Mumbai, it's 20%, Ahmednagar and Aurangabad 30%. तो selective जगह पे 30% से लेके 15% तक, और national average 14%. And if this was consolidating with the Congress vote bank would have been somewhere around 40%. That's right. Which is not, and this Muslim votes but ke Mayawati ko her total vote share is 4%. It went, splinter group went to Mamata Banerjee, she got around 4.5%. Somewhere went to Lalu Prasad Yadav, so good, the national presence became 3-4%, 2%, 4%, 8%. You forgot Assam. Assam, yes. There's a huge presence in Assam. Yes, exactly. तो ये मुसलमान वोट अगर एक साथ कांग्रेस को पड़ जाता, जो पड़ता था इंदिरा गांधी के वक्त पर, एंड फॉर सम टाइम विद राजीव गांधी, आफ्टर दैट इट वेंट आउट, broke into regional parties, and it became a regional phenomenon,
and the muscle power of the Congress went off. And you say, Congress has to play its true credentials. Like yesterday when you were saying that Congress is trying to keep its Hindu flock together as well want the Muslim flock together. That's not possible. You need to have a policy of absolute secularism कि आप यहाँ भी नहीं वहाँ पे नहीं भले 2024 आप हार जाएंगे but आपके secular credentials to the core. There was also secular credentials kya hai? When Manmohan Singh, I mean, why is the polarization of the Hindu votes coming to the BJP? When Prime Minister Manmohan Singh's Lal Kile se jab bola ki the first right of natural resources is with the Muslims. So what message are you sending? तो आपका कौन सा secular credentials है? आप 80% हिंदू वोट्स को आप नजरअंदाज करके आप बोलते हैं कि पूरे नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट राइट ये 14% मुसलमान को, तो आप कौन से मैसेज आप किस लिए अपील? तो पॉलिटिक्स आपने शुरू कर दिया, दैट स्टार्टेड अ डाउनफॉल एंड बहुत द एडवेंट ऑफ मोदी इन द नेशनल सीन, बिकॉज ये एक के बाद एक बयान जिस प्रकार से चल रहा है कांग्रेस के माध्यम से, जिस प्रकार से चला व्हेन दे वर इन पावर, is actually eroded the Hindu votes away from the Congress and polarization towards a natural leader like Modi. And as you say, the history of Mr. Modi, just prakar se, and did not consolidate the Muslim vote towards you. Never consolidated the Muslim votes towards you. And जिसके लिए आपने ये बयान दिया था, वो वोट आपके पास आए नहीं. जी. वो वोट चले गए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, तृणमूल कांग्रेस, YSR. ये तो your objectives were not achieved, but you destroyed yourself. That's right. Why, as you said, why don't you stick to your secular credentials? That's it. संविधान बोल रहा है no religion. That's it. Our country is not governed by any religion. The constitution is not governed by any religion. Constitution never talks about religion. It talks about we, the people, hereby resolve to constitute ourselves into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Religion कहाँ आ गया? Religion आया ही नहीं इसमें. तो आपने you moved away from your credentials. You moved away from secularism, and you tried to play the minority card, and then you lost badly. You could have played it very subtly, how Indira Gandhi used to play it, without, in fact, telling it very promptly. लोगों को ना बोलते हुए भी very salient, very silently, you regroup your own vote share. Brahman, Dalit, मुसलमान को इकट्ठा कर लिया, आपने लगातार election जीते. And when one we find is what we're talking, the similarities, the harassment of Rahul Gandhi, similarity to the harassment of Indira Gandhi immediately after emergency when she was jailed. And they brought back revived the Congress all across the nation. There was violence for few days. पूरे देश सफर हो गया था, violence, विवाद, loots, arson, सब कुछ हो गया था, but it revived the Congress. 1980 they came back. Yes. Right. And we believe that the troubles that Mr. Modi is imposing on Rahul Gandhi and Sonia Gandhi will bring and revive the Congress back. Hopefully. One never knows. One never knows. We want a strong opposition. The country requires an opposition which is not there right now. One never knows with the Congress, प्रदीप जी. ये कांग्रेस जो है, जब तक के ये देखिए साहब, ऐसा है, ये बात लोगों को बहुत बुरी लगेगी. कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया. जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को याद रखना चाहिए, आप गोखले और तिलक की पार्टी हैं, आप गांधी और पटेल की पार्टी हैं, आप जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की पार्टी हैं, आप अब्दुल गफार खान की पार्टी हैं. याद रख लीजिए, आप रफी अहमद किडवाई की पार्टी हैं. कैसे भूल सकते हैं आप आसफ अली की पार्टी हैं. ये कैसे भूल सकते हैं आप? जिस दिन आपको ये सब याद आ जाएगा, उस दिन आप एक बार फिर वही कांग्रेस बन जाएंगे. मैं तो ये कहता हूं, भले आपकी एक सीट रह जाए, भले आपकी कोई सीट ना आए, आप धर्मनिरपेक्ष रहिए, आप अपने उसूलों के ऊपर कायम रहिए, आप डगमगाइएगा नहीं. जिस दिन आप डगमगाए, उसी दिन आपकी बनाई हुई इमारत आपके सर पे गिरेगी, जैसे अभी गिर रही है. आखिरकार जो नाम प्रदीप जी ने लिए, कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? ममता बनर्जी कौन है? कांग्रेस में थी. YSR कौन है? कांग्रेस में थे. TSR कौन है? कांग्रेस में थे. ये सारे कांग्रेस के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जिनके साथ ये रीजनल पार्टीज जो हैं, क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं, ये कौन हैं? ये पुराने कांग्रेसी हैं, जिनके साथ पूरा अल्पसंख्यक वोट गया है. याद रखिए, जिस दिन आप अपने उसूलों पर वापस आ गए, वक्त लगेगा. कोई करिश्मा नहीं होगा 2 दिन के अंदर अंदर. ऐसा नहीं होगा कि आज आपने तय कर लिया कि वी आर कंप्लीटली सेक्युलर, नो सॉफ्ट हिंदुत्व, नो नथिंग.
और फौरन सब मुसलमान आपके साथ आ जाएंगे। नहीं आएंगे। आपको सबका भरोसा जीतना पड़ेगा, लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जैसे एक जमाने में कांग्रेस खड़ी हुआ करती थी प्रदीप जी। और आखिर में ये बात मैं न जाने कितनी बार बोल चुका हूं, लिख भी चुका हूं। प्रभात फेरी दोबारा शुरू कीजिए। जो जो तकलीफ में है उसके साथ खड़े हो जाइए। हमें अभी तक याद है मुंबई शहर में और दिल्ली में जब म्यूनिसिपैलिटी का बुलडोजर आता था झोपड़पट्टी पट्टी तोड़ने के लिए, तो कांग्रेस के वर्कर सामने खड़े होते थे, जैसे आज आम आदमी पार्टी के वर्कर खड़े हुए हैं। कांग्रेस के वर्कर खड़े होते थे वहां पे बुलडोजर के सामने कि बुलडोजर तुम्हें हमारी लाशों के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसके पहले कि तुम किसी और को कोई भी नुकसान पहुंचाओ। आज की कांग्रेस, हड्डियां गल गई हैं आपकी एसी में बैठ बैठ के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के, हजारों करोड़ों के मालिक बन के।